हेलो, गुड मॉर्निंग। हमने इस चैप्टर का केमिकल बॉन्डिंग, जिसका फर्स्ट वॉल्यूम इज़ ऑलरेडी इन द एयर ऑन यूट्यूब, उसमें हमने ऑक्टेट रूल और वसेपर थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. इट वॉज गिवन बाय हिटलर एंड लंदन एंड डेवलप्ड बाय पॉलिंग. इन्होंने क्या किया था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने दो कॉन्सेप्ट दिए थे. एक दिया था इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन. हम पढ़ क्या रहे हैं टॉपिक? हम ये पढ़ रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, मींस एटम्स के बीच में बॉन्ड कैसे डेवलप होता है. ओके, पहला है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है जब दो एटम्स, व्हेन टू एटम्स कम क्लोजर देन फॉलोइंग टू रिपल्शंस, मींस यहाँ से देखो आप, जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके जो न्यूक्लियाई होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं. उनके इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा. In another words, we can say when two atoms come closer, then repulsions and attraction come into action. अगर अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड रिपल्शन से ज़्यादा होगा तो बॉन्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा. The forces of repulsion between the nuclei of the combining atoms and between electrons of the combining atoms. Second, the force of attraction between the nucleus of one atom and the electrons of the other atom. ये दोनों एक्शन में आ जाएंगे. In our system, due to repulsion, energy increases and due to attraction, energy decreases. So, if magnitude of force of attraction is more than that of repulsion, then potential energy of the system will decrease and molecule is formed. फॉर एग्जाम्पल H2 मॉलिक्यूल. यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि जब दो एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं उनमें रिपल्शन भी होता है, उनमें अट्रैक्शन भी होता है. अगर अट्रैक्शन रिपल्शन से ज़्यादा है तो बॉन्ड बनेगा. हाइड्रोजन के और ये भी कहा गया है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी. ये देखो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि एटम्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं और देखो ज़रा एनर्जी डिक्रीज़ हो गई. इस जगह पर तुम ऐसे समझ सकते हो कि दो एटम्स पास आ रहे हैं, अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों हो रहा है. अचानक इस जगह पे आके अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाता है, बस ये उड़ चलते हैं. और अगर तुम इससे पास गए तो भी रिपल्शन होएगी, इससे दूर गए तो भी रिपल्शन होगी. एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है जहाँ पे इनके बीच में अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है. ये वो डिस्टेंस है. इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ पे मैक्सिमम है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ पे इस जगह पर इनके बीच में अट्रैक्शन मैक्सिमम है. पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है. अगर दो एटम्स इससे पास आएंगे तो भी एनर्जी बढ़ेगी, दूर जाएंगे तो भी एनर्जी बढ़ेगी, और इसी डिस्टेंस को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ. सो डायग्राम शोइंग पोटेंशियल एनर्जी विद इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स. ओके, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल तो बन गया. चलो, अगर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन इज मोर देन दैट ऑफ attraction, अगर अट्रैक्शन से रिपल्शन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होएगी और मॉलिक्यूल नहीं बनेगा. फॉर एग्जाम्पल हीलियम. ध्यान से देखो, ये दो हीलियम के एटम्स हैं, एक दूसरे के क्लोज आए, इसने इसको रिपेल किया, इस इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, इस इलेक्ट्रॉन ने इसको भी रिपेल किया और इस इलेक्ट्रॉन ने इसको भी रिपेल किया. 4 रिपल्शन हो गई. न्यूक्लियस और न्यूक्लियस ने भी आपस में एक दूसरे को रिपेल किया. टोटल 5 रिपल्शंस आर देयर. अब अट्रैक्शन देख लो, इसका न्यूक्लियस इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, और इसका न्यूक्लियस इन दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है. टोटल 4 अट्रैक्शंस हैं और 5 रिपल्शंस हैं. मीन्स रिपल्शंस का नंबर ज़्यादा है. अगर नंबर ज़्यादा है तो मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा. तो दो हीलियम तभी एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाते. मीन्स He2 डज नॉट एग्जिस्ट. ये तो था एनर्जी का कॉन्सेप्ट. द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स where the potential energy of the system is minimum, I've told you right now, that will be the bond length. In terms of orbital concept, orbital overlap concept, वैलेंस बॉन्ड थियरी कहती है या तो वो एनर्जी वाला फंडा है, दो एटम्स पास आते हैं, अगर उनके पास आने से सिस्टम की एनर्जी घटेगी तो बॉन्ड बनाएंगे और अगर बढ़ेगी तो नहीं बनाएंगे. ओके,
एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया कि जब दो एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं, उनका जो बाहर वाले शेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑपोजिट स्पिन के साथ, वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं. अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द पार्शियल ओवरलैप ऑफ टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन. यहाँ पे दिखाया गया है H2 मॉलिक्यूल कैसे. वी ऑल नो हाइड्रोजन का कन्फिग्रेशन 1s1 होता है, दूसरे का भी 1s1 है, दोनों ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हैं, राइट. इन दोनों हाइड्रोजन के एक दूसरे के पास लाओ तो ये बॉन्ड बना लेंगे. और ध्यान रखना कि एक का स्पिन होना चाहिए क्लॉकवाइज, एक का होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, केवल तभी ये ओवरलैप करेंगे. ओवरलैप का क्या मतलब है, जैसे मान लो ये दो हाथ आ रहे हैं, बस इतनी ओवरलैपिंग हुई है, ज़्यादा नहीं जाना बीच में, सिर्फ पार्शियल ओवरलैपिंग. और ओवरलैपिंग भी किसकी होती है, जो हाफ फिल्ड यानी कि पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए. ये डॉट 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 क्या दिखा रखा है हमने, ये डॉट 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 का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है. ये 1s ऑर्बिटल है, ये 1s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का. ये देखो ये थोड़ा सा ओवरलैप कर जाते हैं, पूरा नहीं घुसते एक दूसरे में, सिर्फ पार्शियल ओवरलैप होता है. HF मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो पहला भी लगा लो लास्ट भी लगा लो, 1s1 है. अगर आपको फ्लोरीन का याद हो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz1. लास्ट के तीन है px, py, pz. जो ये वाला ऑर्बिटल है ना, जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड है, केवल ये ओवरलैप करेगा, ये दोनों नहीं करेंगे. ये देखो फुल्ली फिल्ड है, ये x होगा, ये y होगा, ये z है. अब हाइड्रोजन इसी के साथ पार्शियल ओवरलैपिंग शो करेगा, HF बन जाएगा. डिड यू नोटिस वन थिंग, यहाँ पे s और s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ s और p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है. अगर आपको s और p के बारे में नहीं पता तो मेरी वीडियो है एटॉमिक स्ट्रक्चर की, 4th वॉल्यूम है और 3rd वॉल्यूम नहीं 4th में होएगा. 4th वॉल्यूम को आप ध्यान से देखना, उसमें आपको ये सारा पता चल जाएगा कि शेप्स क्या होती हैं. p ऑर्बिटल की डंबल होती है, 3 होते हैं ना, एक ऐसे, एक ये तिरछा जो है ना ये वाला ऊपर नीचे है, और ये ऐसे. HF मॉलिक्यूल बना. F2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, वही जो 2pz 1 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है ना, ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे. ये देखो फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बन गया. डिड यू नोटिस वन थिंग कि SS ओवरलैपिंग इज हैपनिंग, SP ओवरलैपिंग इज हैपनिंग एंड PP ओवरलैपिंग इज हैपनिंग. हायर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग का एक्सटेंट होगा, ज़्यादा एक्सटेंट होगा, उतना ही स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की. FF की P ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग होती है ना, थोड़ी वीक होती है. सो PP की कम होएगी, फिर SS की, फिर HF की. सबसे ज़्यादा HF की बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है. He2 मॉलिक्यूल इज़ नॉट फॉर्म्ड, हीलियम 2 नहीं बनता, क्योंकि हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, और अभी आपने देखा जिसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है केवल वही ओवरलैप करता है. जो फुल्ली फिल्ड होगा वो क्यों करेगा, तो ऑलरेडी स्टेबल है तो ये बॉन्ड बनाएगा ही नहीं. नेक्स्ट है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड्स 2 टाइप्स के होते हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड, इट इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, जब दो ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे के सामने ऐसे आते हैं, लाइक दिस, राइट, आमने सामने. इसे बोलते हैं अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो इससे बनता है सिग्मा बॉन्ड. और पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, जब ये साइडवेज ओवरलैपिंग होगी. मान लो दो ऑर्बिटल्स हैं, ऐसे एक दूसरे के पास आते हैं, तो ये वाला हिस्सा साइड से ओवरलैप करेगा, इससे पाई बॉन्ड बनता है. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द SS, SP एंड PP ओवरलैपिंग. SS ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, SP की ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, और PP की ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है. बट यहाँ पर जो पाई बॉन्ड होता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द PP ओवरलैपिंग ओनली. दो p ऑर्बिटल जो ऐसे सीधे खड़े होते हैं पैरेलल, उनके बीच में बनता है. ये क्या दिखाया हुआ है कि ये वाली जगह होती है ना बीच वाली, इसको नोड कहते हैं. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, ये नोड है. इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर घूमेंगे ऐसे ऐसे, या फिर नीचे घूमेंगे. ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहते हैं इनको. पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है. सिग्मा बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. क्लाउड का मतलब है जहाँ पे ओवरलैपिंग होती है ना, अब इन दोनों का इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमेंगे इस जगह पे, इसे कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड. लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड 2 होते हैं, 1 अबव एंड अदर इज बिलो द प्लेन.
Sigma bond consists of one electron cloud symmetrical about internuclear axis. Pi bond consists of two electron clouds. ये दो electron clouds हैं, one above the plane and other below the plane of atomic nuclei. Free rotation around sigma bond is possible. ये रहा sigma bond, ये लो फ्री रोटेट कर लो इसको. बट पाई बॉन्ड को अगर रबर बैंड से बांध दिया तो फ्री रोटेशन नहीं कर सकते, बस इतना रोटेट कर सकते हो खाली. सो फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल. इट इज फॉर्म्ड एलोन, ये अकेला बन जाता है सिग्मा बॉन्ड. बट पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब पहले सिग्मा बॉन्ड बन चुका होगा. इट इज़ नॉट फॉर्म्ड एलोन. अगर आप कहो कि ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बॉन्ड है, सिग्मा नहीं है, सो इट्स रॉन्ग. क्योंकि पाई बॉन्ड कभी भी अकेले नहीं बनता, जब सिग्मा बॉन्ड पहले बना पड़ा होगा ना तो बनेगा. अब देखो यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी दिया है O2 का. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है. इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1. ये मैंने दो ऑर्बिटल दिखा रखे, एक x दिखाया हुआ है, एक y दिखाया हुआ है. और इसके ये भी हाफ फील्ड है, एक इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है. ये मैंने नीचे को क्यों बनाया, दोनों स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए, ऐसा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रही थी स्टार्टिंग में. यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन होगा लाइक दिस. ये देखो, ये दोनों तो साइड से ओवरलैप करेंगे और ये आमने सामने से यानी कि अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे करेंगे. इन्होंने करी बॉन्डिंग तो ये सिग्मा बॉन्ड बना, इन्होंने बॉन्डिंग करी तो ये पाई बॉन्ड बना. ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है. ये फिक्स है. डबल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा. ठीक है, तो देखो पाई बॉन्ड अकेला कभी भी नहीं बनता, पहले सिग्मा जहां बनेगा पाई उसके ऊपर बन सकता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बार बार रिवाइंड करके देख सकते हो. N2 molecule. नाइट्रोजन में इफ यू रिमेंबर द कॉन्फ़िगरेशन वाज एटॉमिक नंबर इज 7, 1s2, 2s2, 2px1. मेरी एटॉमिक स्ट्रक्चर की 4th वॉल्यूम जो है यूट्यूब पे आप वो देख लो, आपको ये समझ में आ जाएगा अगर नहीं आता राइट नाउ. 2py1, 2pz1. इसमें 3 ऑर्बिटल है जो हाफ फिल्ड है. ये तीनों के तीनों बॉन्ड बनाएंगे. देखो मैंने 3 बनाए हैं, एक ऐसे और ऐसे. ये तो तिरछा है ना, ये ऊपर और नीचे है, बट हम दिखा नहीं सकते ना अबव द पेपर एंड बिलो द पेपर, तो हमने ऐसे बना दिया. देखो जो आमने सामने था उसने तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ये रहा. तीनों में से कोई भी दिखा सकते हो, बीच वाला, ऊपर वाला. तिरछे वाले ने तिरछे वाले के साथ पाई बॉन्ड बनाया, वो ऐसे था, और एक ऐसे है तो इन्होंने भी पाई बॉन्ड बना लिया. आउट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड रिमेंबर always there is one bond sigma and another 2 bonds are pi. So 3 half filled orbitals हैं, 1 sigma और 2 pi bonds बना. अब हमने इसमें क्या सीखा है कि पाई बॉन्ड कभी अकेला नहीं बनता. डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है. ट्रिपल में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं. नाउ ओवरलैपिंग 3 टाइप्स की होती है. पॉजिटिव ओवरलैपिंग, प्लस प्लस. ये प्लस प्लस का मतलब यहाँ पे चार्ज से नहीं है, इसका मतलब है इन फेस. अभी जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे ना, वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. इसका मतलब है इन फेस. आप सोच रहे होगे कि प्लस प्लस चार्ज तो रिपेल करते हैं. नो, यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब चार्ज नहीं है. जब दोनों इन फेस होंगे, इन फेस का मतलब होता है जी कंडीशन सुटेबल होती हैं इनके बॉन्ड बनाने के लिए. अब ये भी आपस में ओवरलैप कर जाएंगे. ये देखो प्लस प्लस, माइनस माइनस सामने है. अगर एक प्लस दूसरे माइनस के सामने आ जाए तो इसे हम नेगेटिव ओवरलैपिंग कहते हैं. नेगेटिव ओवरलैपिंग का मतलब है नहीं होएगी ओवरलैपिंग. यहाँ होगी, बॉन्ड बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, हेट करेंगे. ज़ीरो का मतलब है कि ओवरलैप का सवाल ही नहीं उठता, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है. खुद सोचो, ये एस ऑर्बिटल है, ये पी के सेंटर में पड़ा हुआ है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो ओवरलैपिंग का चांस ही नहीं है. ये तिरछे पड़े हैं, नो चांस. जब कोई चांस ही ना हो, कंडीशंस ही फॉलो ना करता हो, तो उसे हम ज़ीरो ओवरलैपिंग कहेंगे. ओके, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स. बॉन्ड में क्या क्या बातें होती हैं. एक होता है बॉन्ड लेंथ. दो कंबाइनिंग एटम्स के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को इट इज़ द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स. दिस इज नोन एज बॉन्ड लेंथ. एटम का साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी. सो हायर द साइज ऑफ एटम्स, हायर इज द बॉन्ड लेंथ. नेक्स्ट, हायर इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड.
हायर मल्टीप्लिसिटी मीन्स ट्रिपल बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी 3 है, डबल की 2 है, सिंगल की 1 है। तो ट्रिपल बॉन्ड हमेशा छोटी बॉन्ड लेंथ होगी। ये देखो, सिंगल बॉन्ड ऐसे होता है, डबल ऐसे होता है, ट्रिपल ऐसे होता है। खुद ही सोचो कि सिंगल बॉन्ड बड़ा था, डबल छोटा है, ट्रिपल और छोटा होता है। हायर द एस कैरेक्टर स्मॉलर इज द बॉन्ड लेंथ। ये आपको टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन के बाद समझ में आएगा, बट फिलहाल सोच लो कि एस कैरेक्टर sp2 में s 1/3 है, sp3 में s 1/4 है, तो इसका एस कैरेक्टर ज़्यादा है। हाइब्रिडाइजेशन में आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉन्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब एनर्जी होता है। एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी, दैट इज नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of bonds of a particular type so as to separate them to gaseous atoms. Higher the bond length जितनी लंबी होगी जल्दी टूटेगा, so smaller is the bond enthalpy. Larger the number of lone pair of electrons on bonded atoms, higher is the interelectronic repulsion and smaller is the bond enthalpy. इन दो लाइंस का मतलब ये है, अगर मुझे CC का बॉन्ड तोड़ना हो, NN का बॉन्ड तोड़ना हो, OO का या FF का, किसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा? ध्यान से देखना। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, नाइट्रोजन के पास हमेशा एक एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के हर कंपाउंड में इसके पास 2-2 लोन पेयर होते हैं, और फ्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर होते हैं। इनमें से कौन है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा है? फ्लोरीन। इसकी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगी। ये इलेक्ट्रॉन कहते हैं तोड़ इस बॉन्ड को, हम दुखी हो गए, छोटी सी जगह पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन बिठाए रखे हैं। तो सबसे कम बॉन्ड एनर्जी इसकी होगी, यानी कि फ्लोरीन को तोड़ने के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए और कार्बन को तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। यहाँ पे लोन पेयर 0 है, यहाँ पे लोन पेयर 1+1 है, या लोन पेयर 2+2 है, यहाँ लोन पेयर 3+3 है। तो इस लाइन का मतलब था जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे उतनी जल्दी बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड एंगल, अभी आपने पढ़ा था ना बॉन्ड एंगल वाटर का, ये देखो कितना था, पीछे मैंने बताया इट वॉज 104.5 डिग्री। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ द एंगल बिटवीन लाइंस जो बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। It is the angle between lines representing bond is known as bond angle. The angle between lines representing the orbitals containing bonding electrons, एक ही बात है जो मैंने बताया। Isoelectronic species have same bond order. जिन भी स्पीशीज की आयोन्स की इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम होता है, उनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है पोलर मॉलिक्यूल एंड डाइपोल मोमेंट। पोलर मॉलिक्यूल कौन होता है? जिस पे पोल्स होते हैं, मींस प्लस और माइनस चार्ज। माइनस और प्लस चार्ज कब आएगा? जब दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है। पोलर मॉलिक्यूल्स आर दोज विच आर फॉर्म्ड बिटवीन atoms having atoms with different electronegativities, and shared electron pair is more attracted by more than one element, then it will get partial negative charge, and other will get more electronegative. Attracted by more electronegative atom या element, then it will get partial negative charge and other will get partial positive charge. What is the meaning of these lines? Let us try to understand by the example of HCl. The bond is formed between H and Cl. The electron should remain here in between because it is formed by the mutual sharing of electrons, but because of the higher electronegativity of chlorine, it will try to attract this electron pair towards itself. इस electron pair को it will try to attract towards itself, जिससे कि इस पे partial negative charge आ जाएगा, इस पे partial positive. पार्शियल क्यों बोला? क्योंकि इसने पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, उसको हल्का हल्का उधर की तरफ गया हुआ है, तो पार्शियल नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दिस इज व्हाट वी कॉल द पोलर मॉलिक्यूल। ओके, इफ एनीवन आस्क यू कितनी पोलैरिटी है, तो उसको हम डाइपोल मोमेंट से मेजर करते हैं। हम ये बोलते हैं अच्छा बताओ दोनों में डिफरेंस कितना है, क्या वैल्यू होएगी, कितने खिंचे हुए हैं, दैट इज व्हाट मीन नोन एज डाइपोल मोमेंट। ये डी है आगे, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ए और बी कौन है? दो एटम्स हैं जो आपस में इस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये क्या है? इन दोनों के बीच की
डिस्टेंस को, न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, d बॉन्ड लेंथ है, प्लस q इस पे चार्ज है, माइनस q इस पे चार्ज है। ऑफ कोर्स जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा। तो डाइपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस और नेगेटिव चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द चार्जेस, यानी कि बॉन्ड लेंथ इनटू चार्ज को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है डी बाई पूरा या कैपिटल D, और 1 डी बाई जो होता है दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -18 ESU सेंटीमीटर। ये पुराना यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स एंड सेंटीमीटर, बट SI यूनिट में हम लोग ESU की जगह कूलम्स लेते हैं और सेंटीमीटर की जगह मीटर्स लेते हैं। सो SI यूनिट्स में 1 डी बाई इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम्स मीटर। सो 1 ESU सेंटीमीटर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये चार्ज होता है एक यूनिट चार्ज, और 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ये बेसिकली आपका बॉन्ड लेंथ इस उसमें आती है। डाइपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इस डाइपोल मोमेंट से हम क्या क्या पता लगाते हैं और डाइपोल मोमेंट से हम क्या आइडिया लगाते हैं, ये देखो। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करेगी। दैट इज इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरो। एरो का हेड हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है और जो टेल होती है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तरफ होती है। अगर मैं HCl को दिखाऊं ना तो हम ऐसे दिखाएंगे। इट इंडिकेट्स कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी कम है। In diatomic molecule, only one polar bond is present and dipole moment is equal to the dipole moment of the polar bond. ये कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स। अब इनके बीच में डाइपोल मोमेंट कितना है? ऑफ कोर्स जो पोलर बॉन्ड का होगा, इस बॉन्ड का जितना डाइपोल मोमेंट होगा वही आएगा। कैसे? इस बॉन्ड में जो पोलैरिटी है दैट इज़ 1.78 डी बाई, HCl की 1.07 डी बाई, HBr की 0.79 डी बाई, HI की 0.38 डी बाई। इन चारों में से सबसे ज़्यादा पोलैरिटी किसकी है? इसकी। जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हायर इज़ द डाइपोल मोमेंट। इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल मीन्स एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा एटम्स होंगे, डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल बॉन्ड्स पे मतलब डिपेंड करेगा। कैसे? वाटर का डाइपोल मोमेंट कितना है? 1.84। ये देखो, ये डाइपोल ऊपर की तरफ है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज़्यादा है। हमने एरो ऊपर को दिखाया, इसका भी एरो ऊपर जा रहा है, दोनों ऊपर जाके एडअप हो जाएंगे। और तो और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं, वो भी ऊपर को जा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर तो खुद ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो सारे डाइपोल मिल के इसका डाइपोल मोमेंट 1.84 डिबाई हो जाएगा। NH3 को ध्यान से देखो, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, नाइट्रोजन की ज़्यादा। ये एरो ऊपर को जा रहा है ना, और ये वाला एरो भी ऊपर जा रहा है, सारे एरो ऊपर जा रहे हैं, एडअप हो जाएंगे, इसका डाइपोल मोमेंट 1.49 डिबाई आ जाएगा। ओके, अब आप कहेंगे दोनों में डिफरेंस क्यों है? ऑफकोर्स इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है तो डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा हो जाएगा। NF3 अमोनिया का लगभग भाई, बट वेयर द डिफरेंस इज लाइंग, इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, तो ये डाइपोल 3 नीचे की तरफ आएंगे क्योंकि फ्लोरीन की तरफ आएगा। एक डाइपोल ऊपर की तरफ है तो इनकी आपस में थोड़ी बहुत कैंसिलेशन हो जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ था? सारे ऊपर को थे डाइपोल, ऑल द डाइपोल्स विल एड अप टू गिव द हाई वैल्यू ऑफ 1.49 डिबाई. But in case of NF3, what will happen? 3 dipoles are in the downward direction and 1 dipole is in the upward direction. So some cancellation will take place to give the net value of 0.24 डिबाई. ये बहुत important question है कि अमोनिया का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज़्यादा क्यों होता है? Because in NH3 all the dipoles are in upward direction, they will be added up, but in case of NF3
3 dipoles are in the downward direction and 1 dipole is in the upward direction. So some cancellation will take place to give the net value of 0.24 dpi. Okay, next BF3 का डाइपोल मोमेंट क्या है? दिस इज द सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर. वाई? बिकॉज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. सो सारे डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इनका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा. ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी क्वेश्चन है कि BF3 का या BCl3 का डाइपोल मोमेंट जीरो क्यों होता है? क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सारे डाइपोल्स कैंसिल आउट हो जाते हैं. CCl4 is also having dipole moment 0. CH4 is also having dipole moment 0. CO2 is also having dipole moment 0 because all of these represent the symmetrical structure and all the dipoles will cancel out each other. But in case of CS2 is also dipole moment 0. BEF2 dipole moment 0. अगर मैं इसकी जगह आपसे ये पूछूं, अब बताओ डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा कि नहीं होगा? इसका इधर है, इसका इधर है, डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि इधर ऑक्सीजन है, इधर सल्फर है. भले ही दोनों इस अलग अलग डायरेक्शन में है, कैंसलेशन तो होगी लेकिन एग्जैक्ट कैंसलेशन नहीं होगी. सो दैट्स वाई जो ये है आपका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये वाला भी आया हुआ है एग्जाम में, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशंस. आखिर डाइपोल मोमेंट से हमें पता क्या चलता है? इन डिटर्मिनिंग द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, हायर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर इज द डाइपोल मोमेंट एंड हायर इज द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड. फॉर एग्जाम्पल, याद है पीछे हमने देखा था HF का डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा था, तो HF बॉन्ड सबसे ज़्यादा पोलर है, HCl से भी, HBr से, HI से. सेकेंड है, हम किसी बॉन्ड का परसेंटेज आयोनिक करेक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं. परसेंटेज आयोनिक करेक्टर इज कैलकुलेटेड बाय म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू आयोनिक इनटू 100. मतलब क्या है इसका? जो म्यू आयोनिक है यानी कि ये वाला, ये हम निकालते हैं बॉन्ड लेंथ की वैल्यू से. बॉन्ड लेंथ मान लो किसी की 1.275 लिखा भी हुआ है, HCl की बॉन्ड लेंथ 1.275 एंगस्ट्रॉम है एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर्स इनटू ये एक ESU यानी कि 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये 1 यूनिट चार्ज है, 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10. सो इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6.12 डिबाई आ जाएगा. ये आपका म्यू आयोनिक है ये वाला. और ऑब्जर्व्ड कितना है ये गिवन होगा. ये देखो ऑब्जर्व्ड म्यू इतना है, यानी कि हमने ऑब्जर्व इतना किया, होना इतना चाहिए था, तो इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको परसेंटेज आयोनिक करेक्टर पता चल जाएगा. अब इस न्यूमेरिकल में इट वाज आस्क्ड कैलकुलेट परसेंटेज आयोनिक करेक्टर ऑफ HCl इफ ऑब्जर्व्ड म्यू इज 1.03. दिस इज गिवन. दिस वी विल कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड लेंथ and 1 electrostatic unit, and you will get the percentage ionic character. Next, in determining the symmetry of molecule for similar bonds, if a molecule has, ये लंबी कहानी का मतलब बताती हूँ आपको मैं. ये देखो इसमें एक क्वेश्चन है कि वाटर का डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं है बट कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है. तो दोनों की स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है? दोनों ट्राइएटॉमिक है, ये भी ट्राइएटॉमिक है, 3 एटम्स का बना है, ये भी 3 एटम्स का बना है. इसका डाइपोल मोमेंट तो ज़ीरो नहीं है बट इसका है, तो आप एकदम से कहेंगे भाई इसकी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, तभी तो कैंसिल हो जाएगा. मीन्स इसकी स्ट्रक्चर लीनियर होएगी. तो ये देखो कैंसिलेशन हो गई, बट वाटर की स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नहीं होएगी, तभी तो इसका कैंसिल नहीं हुआ और डाइपोल मोमेंट है. देखा, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू से हम आइडिया लगा लेंगे कि स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है या नहीं है. ओके, ये सारा यही समझाया हुआ है. टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस, लेट मी टेल यू, जो एल्कीन्स होते हैं जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, वहाँ पर अगर दोनों कार्बन्स के ऊपर ये देखो क्लोरीन और क्लोरीन सेम साइड पर है तो इसको हम सिस आइसोमर कहेंगे. यहाँ HH है, यहाँ ClCl है, इसको हम ट्रांस कहेंगे. इस कार्बन पे क्लोरीन नीचे है, इस कार्बन पे क्लोरीन ऊपर है. यहाँ सेम साइड पे था, इसको सिस आइसोमर कहते हैं. ऑपोजिट साइड पे हो तो ट्रांस कहते हैं. खुद ही देख लो, ये कैंसल आउट हो जाएंगे. तो ट्रांस का डाइपोल मोमेंट ज़ीरो आएगा, लेकिन सिस में दोनों एक तरफ हैं तो ये एडअप हो जाएगा और डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं आएगा. इन शॉर्ट, वी मस्ट से सिस आइसोमर हैज़ हायर डाइपोल मोमेंट ऑलवेज देन ट्रांस आइसोमर. नेक्स्ट,
to distinguish between ortho, meta and para isomers. What is the meaning of ortho, meta and para? जब बेंजीन पर 2 ग्रुप्स लगे होते हैं, अगर वो 2 ग्रुप्स 1 और 2 पोजीशन पे हों, इसे हम ऑर्थो कहते हैं। 1 और 3 पोजीशन पे लगे हों, इसे हम मेटा कहते हैं। और 1 और 4 पोजीशन पे लगे हों तो इसे हम पैरा कहते हैं। सो ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, इट इज़ क्वाइट क्लियर इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा क्योंकि दोनों कैंसिल कर देंगे। एक का डाउनवर्ड है, एक का अपवर्ड है। इन दोनों में से इसका डाइपोल मोमेंट मेटा वाले से ज़्यादा होगा क्योंकि ये पास पास हैं, इनका एडअप हो जाएगा। सो आउट ऑफ ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, ortho isomer will always have higher dipole moment than that of meta, in turn has higher dipole moment than para. अगर पैरा में दोनों सिमिलर होंगे, मान लो दोनों क्लोरीन है तो डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। अगर एक क्लोरीन एक ब्रोमीन है तो सबसे कम वैल्यू आएगी। नेक्स्ट है फजान्स रूल। फजान ने कहा था जब कोई केटायोन अप्रोच करता है एनायोन को, then it attracts the electron cloud of anion and this effect is known as polarization. ये देखो केटायन है, एनायन के नज़दीक जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, उसे हम पोलराइजेशन कहते हैं। द पावर ऑफ केटायन टू पोलराइज द एनायन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर, और इसकी इस पावर को हम कहते हैं पोलराइजिंग पावर। एंड टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड मीन्स, ये देखो ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ तो ये अपोज भी तो करेगा, बोलेगा मैं नहीं आता, मैं थोड़ा बहुत तो अपने आप को बचाएगा। तो जितना टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज, ये जितना होना चाहता है पोलराइज, उसे हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। मीन्स एनायन भी चाहता है कि नहीं चाहता केटायन को, केटायन तो बुला रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आ जा, अब इसकी मर्जी है जाने देना चाहता है कि नहीं, जाने देने चाहने को, इसकी टेंडेंसी को हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। फजान ने कहा था केटायन का साइज जितना छोटा होगा, हायर इज द पोलराइजिंग पावर, उतनी जोर से दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींचेगा एनायन के, एंड हायर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या मतलब है इस लाइन का? अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सब में से LiCl, NaCl, KCl और RBCl में से सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका है, तो फजान के हिसाब से जिसका केटायन छोटा होगा, लिथियम सबसे छोटा केटायन होता है, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा और ये सबसे कम कोवेलेंट होगा, ये फजान ने कहा। दूसरा इसने बोला कि केटायन अगर सेम है तो एनायन देख लो, एनायन सबसे बड़ा होगा ना, वो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट होगा, ये मोस्ट कोवेलेंट है, राइट। केटायन छोटा हो तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, या एनायन बड़ा हो तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, राइट। ये फजान का रूल है। नेक्स्ट है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल सिमिलर एटम्स के बीच में बनता है, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले के बीच में बनता है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना ये खींचेगा ना ये खींचेगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल पोलर नहीं होगा। ओके, आज के लिए इतना बहुत है। इस वीडियो को बार बार देखो, इसमें 5-6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई हैव टोल्ड यू, जैसे कि सिग्मा पाई के बीच में डिफरेंस, डाइपोल मोमेंट वाले ऑल द क्वेश्चंस, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैलेंस बॉन्ड थियोरी इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाइब्रिडाइजेशन है, हम अगले वॉल्यूम में करेंगे। स्टे एट होम, स्टे सेफ, खूब सारी स्टडी करो और मम्मी पापा का कहना मानो। बाय बाय।